Good evening, everyone. So today we will be starting with goniometry. So goniometry is derived from two Greek words, that gonia, that means angle, and metron means measure. Therefore, goniometry refers to the measurement of angles, in particular the measurement of angles created at the human joints by bones of the body. तो देखिए गोनियोमेट्री क्या होती है? होती है एक मेजरमेंट टूल जो कि हम बॉडी के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, कितने एंगल पे हम कौन सा मूवमेंट कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो गोनियोमीटर एक टूल होता है जिसको हम इस पर्टिकुलर स्टडी के लिए यूज करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो हमारी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, एक्टिव एज वेल एज पैसिवली जो हम कर पा रहे हैं, उतनी जो रेंजेस होती हैं उनको मेजर करते हैं गोनियोमीटर नाम के टूल के साथ में, और उससे हमें हमारी जो भी रीडिंग्स आती हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारी रेंज ऑफ मोशन में क्या डिफरेंसेस है। सो यूजेस ऑफ गोनियोमेट्री कहाँ पर इसको हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट आता है फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड एब्सेंस और चेंज इन इम्पेयरमेंट। अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का इम्पेयरमेंट है तो उसकी प्रेजेंस, इम्पेयरमेंट होगा तो क्या होगा, हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो ऑल्टर करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है वो पैसिव से अलग आ रही है, दैट मीन्स कि कोई इम्पेयरमेंट है जो कि आपको नॉर्मल रेंज अचीव करने में रोक रहा है। सो अगर कोई भी इम्पेयरमेंट है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए, डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश करने के लिए, डेवलपिंग अ प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट गोल्स एंड प्लान ऑफ केयर। आपके पास पेशेंट आ रहा है जिसकी रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल नहीं है, तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं, कैसे आप उसकी रेंज ऑफ मोशन को नॉर्मल करेंगे, क्या प्लान ऑफ केयर आप पेशेंट को बता सकते हो, ये सब प्रिपेयर करने के लिए आपको गोनियोमेट्री करनी पड़ेगी। इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस और लैक ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द रिहैबिलिटेटिव गोल्स। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली आपके पास जो पेशेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन के साथ आया था, अभी आपने उसको 2 to 3 डेज या हम कहें कि 1 हफ्ते तक आपने उसको ट्रीट किया, बट स्टिल पेशेंट जो है उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही। आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोग्रेस आ रही है या नहीं आ रही है? आप जब उसकी गोनियोमेट्री कंपेयर करेंगे, आप जब उसकी रेंज ऑफ मोशन को कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है वो सही हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट, कि गोनियोमेट्री के साथ साथ में और आप क्या-क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं या किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। मोटिवेटिंग द इंडिविजुअल, आप पेशेंट की जो इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन है वो दिखा के पेशेंट को आप मोटिवेट भी कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर रीडिंग रखते हैं गोनियोमेट्री की, तो हम पेशेंट को वो चीज़ दिखा के पेशेंट को और मोटिवेट भी कर सकते हैं। रिसर्चिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेप्यूटिक टेक्निक्स और रेजिमेन, आपने जो भी तरीके का थेरेप्यूटिक टेक्निक यूज़ किया है उसका कितना इफेक्टिवनेस है, ये भी आपको गोनियोमेट्री की हेल्प से पता चलता है। फैब्रिकेटिंग ऑर्थोटिक्स एंड अडेप्टिव इक्विपमेंट्स, सो जो भी आपकी ऑर्थोटिक या फिर अडेप्टिव इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, उनको बनाते टाइम पे कितना अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है हमारे पास, वो देखते हैं हम लोग गोनियोमेट्री की हेल्प से। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो ऑर्थोटिक्स या फिर जो भी प्रोस्थेटिक्स वगैरह जो भी बना रहे होते हैं, वो हम उनके अकॉर्डिंग जो है उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है रेंज ऑफ मोशन। सो रेंज ऑफ मोशन की बात हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, हम लोग गोनियोमीटर से क्या चेक कर रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन। दैट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि रेंज ऑफ मोशन क्या होती है। सो रेंज ऑफ मोशन इज द आर्क ऑफ मोशन इन डिग्रीज बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द मोशन इन अ स्पेसिफिक प्लेन। सो जब जो आर्क बनती है, इनिशियल रेंज ऑफ मोशन, जो बिगिनिंग जो रेंज है वहां से लेकर के एंड ऑफ द रेंज जहां तक पेशेंट मैक्सिमम जा सकता है, इस बीच में जो आर्क बनी है उसको बोला जाता है रेंज ऑफ मोशन। ये दो टाइप की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मतलब जो पेशेंट खुद कर रहा है, एंड पैसिव जो आपने पेशेंट से करवाया है। उसके बाद में कुछ चीजें आती हैं, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेंज ऑफ मोशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड फील के बारे में। एंड फील क्या होती है, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट लिमिट्स अ रेंज ऑफ मोशन हैज कैरेक्टरिस्टिक फील दैट may be detected by the examiner who is performing the passive range of motion when slight overpressure is applied at the end of the motion. This feeling, which is experienced by the examiner as a barrier to further motion, is called end feel. एंड फील होता है जब हम लोग कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नी का फ्लेक्शन कर रही हूँ, फ्लेक्शन करते टाइम पे एक लास्ट रेंज आती है, उसके आगे मेरा नी फ्लेक्स नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों, वहां पे क्या रेस्ट्रिक्शन आया, वहां पे हमारा जो पोस्टीरियर थाई है एंड जो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ योर लेग है उनका कांटेक्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फर्दर मेरा जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाया। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन आया है रेंज ऑफ मोशन पे, इसको बोला जाता है एंड फील।
अब ये जो एनफील होती है ये आपकी नॉर्मल एनफील भी होती है। नॉर्मल मतलब जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, जब आप फ्लेक्शन ऑफ द नी करते हैं तो अपने आप जब आपके लेग के दोनों सेगमेंट्स कांटेक्ट में आ जाते हैं तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग, ऐसा सबके अंदर होता है, राइट? सो दैट इज अ नॉर्मल थिंग। बट यही चीज, यही एनफील जो होती है ये एबनॉर्मल एनफील्स भी बन सकती है। एबनॉर्मल कब बनेंगी? जब आपकी बॉडी में कोई ना कोई तरीके की पैथोलॉजी प्रेजेंट होगी, तब आपकी जो तब जहां जो रेस्ट्रिक्शन बनेगा आपकी रेंज ऑफ मोशन में, दैट विल बी योर एनफील। चलिए, सो एक बार नॉर्मल एनफील्स देखते हैं। नॉर्मल एनफील्स कौन कौन सी होती है? ये जो 3 तरीके की हैं हमारे पास, ये तीनों नॉर्मल एनफील्स होती है। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट एनफील की। ये कब बनती है? जब सॉफ्ट टिश्यू का अप्रोक्सीमेशन हो जाता है। एग्जांपल, योर नी फ्लेक्शन, कॉन्टैक्ट बिटवीन दी सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ पोस्टीरियर लेग एंड पोस्टीरियर थाई। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, जब आप नी फ्लेक्शन करते हैं तो पोस्टीरियर थाई एंड पोस्टीरियर लेग सेगमेंट, इन दोनों का जब कांटेक्ट हो जाता है तो एक सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से आप फर्दर नी फ्लेक्शन अब नहीं कर सकते। फर्म एंडफील की अगर बात करें तो वो 3 तरह से बन सकती है, मस्कुलर स्ट्रेच, कैप्सुलर स्ट्रेच या लिगामेंटस स्ट्रेच। मस्कुलर कब बनेगी? फॉर एग्जांपल, आप हिप फ्लेक्शन कर रहे हैं विद बाय कीपिंग योर नी स्ट्रेट। आप स्ट्रेट नी के साथ में जब हिप फ्लेक्शन करते हैं तो आपको एक टेंशन फील होती है हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर, ठीक है? सो ये जो एक टेंशन फील हो रही है, दिस इज योर फर्म एंड फील। आप हैमस्ट्रिंग को अगर स्ट्रेच करोगे अच्छी तरह से तो ये टेंशन कहीं ना कहीं आपकी कम होती जाएगी। कैप्सुलर स्ट्रेच की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पो phalangeal joints of the finger, tension in the anterior capsule। जब आप मेटाकार्पो phalangeal joint of fingers जो है वहां पर जब आप एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो आपको एंटीरियरली एक स्ट्रेच फील होता है। ये जो स्ट्रेच होता है ये आपको फर्दर जाने से रोक रहा होता है, ठीक है? दैट इज योर कैप्सुलर स्ट्रेच। लिगामेंटस स्ट्रेच कब आता है? जब आप फोरआर्म सुपिनेशन करते हो, टेंशन इन द पाल्मर रेडियो अल्नार लिगामेंट ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। सो इस लिगामेंट के अंदर जब आप सुपिनेशन कर रहे हैं तो एक टेंशन फील होता है, दैट इज योर लिगामेंटल स्ट्रेच। हार्ड एंड फील कब आती है? जब आपकी बोन टू बोन कांटेक्ट होती है। एग्जांपल, एल्बो एक्सटेंशन। आपने फ्लेक्शन था, कंप्लीट फ्लेक्शन आपने एल्बो का रखा है, यहाँ से आप जब कंप्लीट एक्सटेंशन पे जाएंगे तो अभी क्या हो गया? आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है वो फोसा के अंदर लॉक हो चुका है, राइट? अब फोसा में अगर वो लॉक हो चुका है तो उसके आगे वो मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। दैट मीन्स अब बोन टू बोन कांटेक्ट हो चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। लेकिन ये जो तीनों तरीके की एनफील्ड्स हैं ये नॉर्मल एनफील्ड्स है, ठीक है? इनके आगे कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से आपका एल्बो फर्दर एक्सटेंशन में नहीं जा सकता। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोसेस जैसे ही जाके फोसा में लॉक हो गया, अब उससे ज्यादा आपका एक्सटेंशन नहीं हो सकता। लेकिन ये नॉर्मल के अलावा हमारा क्या कंसर्न है? एबनॉर्मल एनफील। सो एबनॉर्मल एनफील कब कब जनरेट होती है? एबनॉर्मली अगर हम बात करें तो 4 तरह की होती है, सॉफ्ट, फर्म, हार्ड एंड एम्प्टी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इनका कैसे होता है। सॉफ्ट एनफील occurs sooner or later in the range of motion than is usual or in a joint that normally has a firm or hard end feel, feels boggy। सॉफ्ट एंड फील के अंदर आपको बॉगी फील होता है, जब आप मूवमेंट करवाते हो तो आपको बॉगी फील होता है। ये इस तरीके की चीजें क्यों होती हैं? अगर आपके उस पर्टिकुलर जॉइंट के आसपास एडिमा बना हुआ है या फिर साइनोवियल जॉइंट के आसपास साइनोवाइटिस हो रखा है, सो इस कंडीशन के अंदर एक बॉगी फील होगा आपको, जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है उससे कुछ हैम्पर्ड, उससे कुछ कम रेंज ऑफ मोशन मिलेगी, ठीक है? सो दैट विल बी योर सॉफ्ट एंड फील। फर्म एंड फील कब बनती है? अकर सूनर और लेटर इन द रेंज ऑफ मोशन देन इज यूजुअल और इन अ जॉइंट दैट नॉर्मली हैज अ सॉफ्ट और हार्ड एंड फील। कब बनती है फर्म? जब आपकी मसल टोन जो है वो बढ़ी हुई होती है, कैप्सूल मसल या लिगामेंट या फिर फेशिया की शॉर्टनिंग हो रखी होती है, तब आपको एक फर्म एंड फील होती है। हार्ड एंड फील कब बनती है? अ बोनी ग्रेटिंग और अ बोनी ब्लॉक इज फेल्ट। जब आप मूवमेंट करवा रहे हो उस टाइम पे आपको जैसे ही आपने, फॉर एग्जांपल हम लोग नी का एग्जांपल लेते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो उनके अंदर जब आप नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं तो एक बोनी ब्लॉक के जैसा आपको कभी कभी फील होता है, ठीक है? नॉर्मल अगर नी फ्लेक्शन जितना कर पाता है उससे पहले ही आपको जो है एक बोनी ब्लॉक के जैसा फील होता है, या ऐसा लगता है कि बोन्स जो है वो आपस में ग्रेट कर रहे हैं, ठीक है? सो इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं दैट इज अ हार्ड एंड फील। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? कॉन्ट्रोमलेशिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लूज बोनी फ्रेगमेंट्स इन दी जॉइंट्स, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस या फिर फ्रैक्चर। इन सभी केसेस के अंदर आपको हार्ड एंड फील मिल सकती है। एम्प्टी एंड फील कब मिलेगी?
नो रियल एंड फील बिकॉज पेन प्रिवेंट्स रीचिंग द एंड रेंज ऑफ मोशन। सो पेन की वजह से जब पेशेंट आपको एंड रेंज तक नहीं जाने देता है, दैट इज योर एम्प्टी एंड फील। नो रेजिस्टेंस इज फेल्ट एक्सेप्ट फॉर द इंडिविजुअल्स प्रोटेक्टिव मसल स्प्लिंटिंग और मसल स्पैज्म। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो आपका पेशेंट है वो खुद ही आपको फर्दर रेंज पर जाने से प्रिवेंट कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, ये कंडीशन कब आ सकती है? जब पेशेंट को कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि उसको इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में इतना पेन होगा कि वो आपको फर्दर रेंज ऑफ मोशन पे जाने ही नहीं देगा। सो अक्यूट अगर जॉइंट इन्फ्लेमेशन हुआ है, बर्साइटिस, एब्सेस, फ्रैक्चर, साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स, इन सभी कंडीशंस के अंदर आपको एम्प्टी एंड फील जो है फील हो सकती है। ठीक है, सो एबनॉर्मल और नॉर्मल, ये तीनों तरीके की जो एंड फील्स होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जब आपके पास में पेशेंट्स आते हैं तब आपको एंड फील मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो आप किस तरीके से मेंशन करेंगे? जब आपको ये सभी एबनॉर्मल एंड फील्स का पता होगा। बाकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अगर पता है कि हाँ इसमें हार्ड एंड फील होती है तो आप उसको कंपेयर करके देख भी सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनफील के बाद में आता है हाइपोमोबिलिटी। हाइपोमोबिलिटी का क्या मतलब होता है? नॉर्मल मोबिलिटी से रिड्यूस्ड मोबिलिटी। रेफर्स टू अ डिक्रीज इन द रेंज ऑफ मोशन दैट इज सब्सटेंशियली लेस देन नॉर्मल वैल्यूज फॉर दैट जॉइंट। नॉर्मल वैल्यूज जो है किसी भी जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन की, उससे अगर रिड्यूस्ड वैल्यूज आ रही है आपके पास रेंज ऑफ मोशन की, दैट मीन्स कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हाइपोमोबिलिटी प्रेजेंट है। अब ये जो हाइपोमोबिलिटी है ये किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है पेशेंट की जॉइंट कैप्सूल में कोई शॉर्टनिंग हो गई है, कैप्सुलाइटिस हो गया है पेशेंट को। ठीक है, लिगामेंट्स जो है अगर वो टाइट हो गए हैं या वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है, मसल्स में स्पैज्म है, टाइटनेस बन गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है किसी भी, और जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है तो इट मे लीड टू हाइपोमोबिलिटी, दैट इज योर रिड्यूस्ड मोबिलिटी। हाइपर मोबिलिटी क्या होती है? जब आपकी नॉर्मल से एक्सेसिव रेंज ऑफ मोशन जा रही होती है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा बन रही होती है। refers to the ability of one or more joint to actively or passively move beyond the normal limits. Hypermobility is due to laxity, मतलब looseness, लूज जो होता है हो जाते हैं आपके सॉफ्ट टिश्यूज, उनकी वजह से जो जनरेट होती है दैट इज हाइपरमोबिलिटी, सच एज फॉर लिगामेंट्स, कैप्सूल्स एंड मसल्स। इन किसी भी स्ट्रक्चर जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं हमारे जॉइंट्स के आसपास, अगर उनके अंदर ड्यू टू एनी रीजन लैक्सिटी डेवलप हो गई है तो उस कंडीशन में आपको हाइपर मोबिलिटी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल पेशेंट देख रहे हैं आप और आपको फ्लैसिड पेशेंट मिल रहा है तो वहां पे लैक्सिटी की वजह से आपको हाइपर मोबिलिटी मिल सकती है। सो ये सभी कंडीशंस, ये तीनों जो चीजें होती हैं ये होती हैं आपकी रेंज ऑफ मोशन से अब नॉर्मल जो आपको मिल सकती है, मतलब आपको एक नॉर्मल एंड फील मिल रही है, आपको हाइपोमोबिलिटी या फिर हाइपर मोबिलिटी मिल रही है। सो ये नॉर्मल एक जो रेंज ऑफ मोशन होती है उससे अलग हट की चीजें होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कमिंग बैक टू रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन के अंदर अब हमें रेंजेस पता है, हम कैलकुलेट करेंगे गोनियोमेट्री के हेल्प से। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो रेंज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली कौन से प्लेन और कौन से एक्सिस के अंदर हो रही है। तो हमने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर प्लेन्स एंड एक्सिस डिस्कस किए थे। प्लेन्स एंड एक्सिस क्या होते हैं? हम जब भी ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स की बात करते हैं, ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स मतलब कि आपकी बोन्स के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं। अगर मैं शोल्डर से फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी जो ह्यूमरस है वो मूव कर रही है ग्लेनोइड कैविटी के अंदर। तो जो ह्यूमरस का मूवमेंट हो रहा है, काइनेमैटिक मूवमेंट, जो मुझे बाहर से ह्यूमरस का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, दैट इज माय ऑस्टियोकाइनेमैटिक मोशन। सो ये तीन कार्डिनल प्लेन्स में होते हैं, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, सैजिटल, फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, तीनों ये कार्डिनल प्लेन्स होते हैं। अब इनके अंदर मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा सैजिटल प्लेन के करस्पॉन्डिंग एक्सिस कौन सा होता है और कौन से मूवमेंट्स होते हैं? हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पर। सैजिटल प्लेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स कौन से होंगे? फ्रंटल एक्सिस होगा। ओके, नाइस। ठीक है, सो ये सभी मूवमेंट्स जो हैं वो आपके करस्पॉन्डिंग होंगे। अगर फ्रंटल है तो यहाँ पे आपका जो एक्सिस हो जाएगा दैट विल बी योर सैजिटल एक्सिस, एंड ट्रांसवर्स अगर है तो आपका एक्सिस हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस। आप इसको एक डायग्राम के अंदर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है,
सो ये है हमारा पहला जो है वो सजाइटल दिखा रखा है, देन इज योर फ्रंटल एंड दिस इज योर ट्रांसवर्स। सो जब आप सजाइटल की बात कर रहे हो तो आपका जो एक्सिस जा रहा है दैट इज मीडियम लेटरल एक्सिस। आप मूवमेंट्स कौन से कर पा रहे हो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। जब आप फ्रंटल प्लेन की बात कर रहे हो तो जो एक्सिस जा रहा है आपका दैट इज एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। आप मूवमेंट्स कौन से कर पा रहे हैं यहाँ पर, अबडक्शन एंड अडक्शन। जब आप ट्रांसवर्स प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्सिस इज योर वर्टिकल। वर्टिकल मतलब जो सीधा सीधा आपकी बॉडी में वर्टिकली ट्रैवल कर रहा है। एंड मूवमेंट्स कौन से हो रहे हैं आपके, लेटरल एंड मीडियल रोटेशंस। ठीक है, सो ये आप याद कर सकते हैं, ये आपके एक्सिस एंड प्लेन्स होते हैं। अब जब भी हम लोग गोनियोमेट्री की बात करते हैं तो हमारी पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो हमें इन प्लेन्स एंड एक्सिस के अकॉर्डिंग रखनी होती है। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर गोनियोमीटर जो होगा उसकी जो नॉर्मल प्लेसमेंट होगी मेरी, वो डिपेंड करेगी कि पेशेंट का मूवमेंट कौन से प्लेन और कौन से एक्सिस के अंदर हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल शोल्डर का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन देखना है तो मुझे अब पेशेंट जो है उसको किस तरीके से रखना होगा। अगर फ्लेक्शन करना है तो मैं पेशेंट को सुपाइन में रख सकती हूँ और उसके बाद गोनियोमीटर की जो प्लेसमेंट होगी वो आउटवर्ड्स होगी, बॉडी से थोड़ी बाहर की तरफ होगी, ताकि ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है मेरा वो हैम्पर ना करे। ठीक है, जब मुझे अबडक्शन एंड अडक्शन करना है तो वापस मैं सुपाइन में रख सकती हूँ पेशेंट को, लेकिन गोनियोमीटर की जो प्लेसमेंट होगी वो अब एंटीरियरली होगी ताकि वो साइडवेज मूवमेंट आराम से कर सके। और इसी तरीके से जब आप लेटरल एंड मीडियल रोटेशंस कर रहे हैं तो भी आपकी जो गोनियोमीटर की प्लेसमेंट होगी वो इसी अकॉर्डिंग होगी कि आपके पेशेंट का जो मूवमेंट है वो हैम्पर ना करे। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर जब हम रेंज ऑफ मोशन की बात कर रहे थे तो एक्सिस एंड प्लेन्स की हमें नॉलेज होना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ठीक है, हम लोग शुरू से बोल रहे हैं गोनियोमीटर के बारे में। तो गोनियोमीटर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के गोनियोमीटर होते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। अगर नॉर्मली हम लोग बात करें तो हम लोग अभी तक प्रैक्टिस में कौन सा गोनियोमीटर ज्यादा यूज करते हैं, एक स्टील का गोनियोमीटर कुछ होता है हमारे पास में, राइट, मैक्सिमम लोग के पास वही होता है। और वैसा ही एक छोटा सा गोनियोमीटर भी आता है जिसको हम लोग फिंगर गोनियोमीटर कहते हैं। ठीक है, सो वो दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। उनका क्या नाम होता है, दोज आर द यूनिवर्सल गोनियोमीटर्स। ठीक है, यूनिवर्सल गोनियोमीटर्स क्यों कहा गया था उनको, सो मोरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको नाम दिया था यूनिवर्सल गोनियोमीटर क्योंकि उनकी वर्सेटैलिटी को लेकर के। आप बॉडी के किसी भी जॉइंट को जो है उनकी हेल्प से आप मेजर कर सकते हो, बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं वो गोनियोमीटर्स। इसीलिए उनकी वर्सेटैलिटी को देखते हुए मोरे साइंटिस्ट ने उसको यूनिवर्सल गोनियोमीटर कह दिया था। It can be used to measure joint position and range of motion at almost all the joints of the body. आप almost body के सारे ही joints के अंदर उनको आप use कर सकते हो। अब अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फल्क्रम, स्टेशनरी आर्म एंड मूविंग आर्म। एक बार हम डायग्राम देखते हैं, कुछ ऐसा ही गोनियोमीटर होता है सब लोगों के पास में। ठीक है, ये फुल आर्क गोनियोमीटर है जिसके अंदर पूरा जो है कंप्लीट स्फेरिकल एक ही आर्क बना हुआ होता है, ये हाफ होता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें फल्क्रम की तो फल्क्रम कहाँ पर है, जस्ट यहाँ पर सेंटर में। ठीक है, मूविंग आर्म कौन सा होता है, जो आप आसानी से मूव कर सकते हो। एंड स्टेबलाइजिंग आर्म कौन सा होता है, जो कि स्टेबल रहता है, जो कि मूव नहीं करता। मूविंग आर्म जब आपका सेगमेंट, बॉडी सेगमेंट जब मूव करता है तो उसके साथ में मूव करता है और आपको जो भी रेंज ये शो करेगा दैट इज योर रेंज ऑफ मोशन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉइंट। बट जो स्टेबलाइजिंग आर्म होता है वो हम यूजुअली जो हमारा एक्सिस ऑफ रेफरेंस होता है वहां पर इसको प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन को मेजर कर रही हूँ तो जो मेरा स्टेबलाइज जो फल्क्रम है वो मैं कहाँ रखूंगी, जो जॉइंट का एक्सिस है। ठीक है, जॉइंट एक्सिस पे मैंने अपना फल्क्रम रखा, क्योंकि फल्क्रम क्या होता है, हमने जो हमारे लीवर्स थे उनमें फल्क्रम पढ़ा था। फल्क्रम क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है जहां से आपका मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, सो फल्क्रम कहाँ रखेंगे, हम जॉइंट एक्सिस पे रखेंगे। जो स्टेबलाइजिंग आर्म होगा वो मेरा कहाँ पे फिक्स हो जाएगा, जो मेरी लेटरल मिडलाइन ऑफ द ह्यूमरस है वहां पर मेरी जो स्टेबलाइजिंग आर्म है वो फिक्स हो जाएगा। एंड जो मेरा मूवेबल आर्म है ये कहाँ पर मूव होगा, जैसे जैसे मेरी जो रेडियस है जैसे जैसे वो मूव करेगी, सो रेडियस की जो लेटरल लाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना मूवेबल आर्म रखूंगी, ताकि रेडियस जैसे जैसे फ्लेक्स होके मेरे एल्बो को फ्लेक्स कर रही है वैसे वैसे मूवेबल आर्म उसके साथ मूव करता जाएगा और मुझे मेरी रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्शन के लिए मिल जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है अपनी इसको रखते हो।
सेम चीज होती है आपके फुल आर्क वाले में भी। आप जो इसका फल्क्रम होता है ये यहाँ सेंटर में लाई करता है, इसको आप अपने एक्सिस पे रखिए। दिस इज द मूवेबल आर्म एंड दिस इज द स्टेशनरी आर्म। ठीक है, सो ये होते हैं आपके यूनिवर्सल गोनियोमीटर। इनको नाम किसने दिया था यूनिवर्सल गोनियोमीटर? मोरे साइंटिस्ट थे, MOORE। इन्होंने इसको यूनिवर्सल कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल होते हैं, ऑलमोस्ट बॉडी में हर जॉइंट जो होता है उसकी रेंज ऑफ मोशन को ये मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंक्लाइनोमीटर्स या फिर ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर्स। So gravity dependent goniometers or inclinometers use gravity's effect on pointers and fluid levels to measure the joint position and motion. So ये क्या करते हैं? ये gravity जो होती है उसको use करते हैं joint position को measure करने के लिए। The pendulum goniometer consists of a 360-degree protractor with a weighted pointer hanging at the center of the protector. This device was first described by Fox and Van Bremen in 1934. सो ग्रेविटी के अलावा हमारे पास आता है पेंडुलम गोनियोमीटर्स। ये क्या करते हैं? एक इनके पास में जैसे पेंडुलम होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर एक वेटेड पॉइंटर हैंगिंग होती है, ठीक है, जो कि 360 डिग्री प्रोटेक्टर जो होता है उसके साथ में जुड़ी हुई होती है। अब ये जैसे जैसे आपकी बॉडी के सेगमेंट्स मूव करते हैं वैसे वैसे इसका जो ये पॉइंटर होता है ये मूव करता है और आपको रेंज ऑफ मोशन जो है वो मिल जाती है। अंदर एक 360 डिग्रीज का प्रोट्रैक्टर बना हुआ होता है जिसमें जो चेंजेस होते हैं वो आपको रेंज ऑफ मोशन का बता देता है। किसने दिया था ये? ये आपको दिया था फॉक्स एंड वैन ब्रीमन ने 1934 के अंदर। इनके अलावा आपके पास फ्लूइड या फिर बबल गोनियोमीटर भी होता है जो कि शंकर ने डिस्कवर किया था इन 1956। इट हैज अ फ्लूइड फिल्ड सर्कुलर चैम्बर कंटेनिंग ऑफ एयर बबल। तो यहाँ पर एक चैम्बर होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसीलिए इसको फ्लूइड गोनियोमीटर कहते हैं। इसके अंदर एक एयर बबल मतलब भरा हुआ होता है इसके अंदर। इट इज सिमिलर टू अ कार्पेंटर्स लेवल बट बीइंग सर्कुलर हैज अ 360 डिग्री स्केल मोशन। तो यहाँ पर भी जो 360 डिग्री का एक स्केल मोशन होता है वो क्या करता है कि आपके जॉइंट के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको ये रीड करने का काम करता है। सो इंक्लाइनोमीटर्स में हमारे पास ये 3 तरीके के होते हैं। ग्रेविटी डिपेंडेंट, जो कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपकी जो जॉइंट पोजीशन है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जब आपकी जॉइंट पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे इसका जो पॉइंटर है वो आपको नई रीडिंग्स देता है। पेंडुलम जो होता है वो पेंडुलम की तरह हैंड एक वेटेड पॉइंटर होता है। प्रोट्रैक्टर के अंदर जो स्केल होती है उसमें जब चेंज होता है उस पर्टिकुलर स्केल का, वो जो नई रेंज होती है दैट इज योर जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। फ्लूइड या बबल गोनियोमीटर के अंदर जो है एक एयर बबल के का एक चैम्बर होता है, फ्लूइड उसके अंदर भरा हुआ होता है और वो भी आपकी जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो 360 डिग्री स्केल जो है उस पर मेजर करता है। ठीक है, सो इस तरीके के होते हैं ये सभी आपके पास में। ये आपके जो जितने भी इंक्लाइनोमीटर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके इलेक्ट्रोगोनियोमीटर्स। ये क्या होते हैं? सो इलेक्ट्रोगोनियोमीटर्स जो है ये कार्पोविच ने बनाए थे 1959 के अंदर। Are used primarily in research to obtain the dynamic joint measurements. Most devices have two arms similar to those of the universal goniometers which are attached to the proximal and distal segments. So जैसे हमारे universal goniometers में 2 आर्म होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड होता है दोनों आर्म्स के साथ में। स्टेबलाइजिंग आर्म और मूविंग आर्म जो है दोनों के साथ में एक पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड होता है। Changes in the joint position cause resistance in the potentiometer to vary. अब क्या होगा, जैसे ही आपके जॉइंट जो है उनके अंदर मूवमेंट होगा वैसे ही जो दोनों पोटेंशियोमीटर्स होते हैं उनकी रीडिंग्स जो है वो चेंज होती है। ठीक है, दोनों का जो रिजल्टिंग चेंज होता है मतलब इनिशियल जो था उससे जो रिजल्टिंग आपके पास आ रहा है, जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है उनके बीच का जो चेंज होता है वो इंडिकेट करता है कि जॉइंट मोशन कितना है। ठीक है, तो ऐसे में आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो इनिशियली क्या आपके पास चेंज आ रहा था एंड आफ्टर योर थेरेपी आपके पास क्या चेंज आ रहा है। सो इन दोनों को कंपेयर करके जो है आप इसमें जितना भी आपका जो भी आपका इफेक्ट आया है उसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर होता है जिसकी रीडिंग्स आपको बताती हैं कि क्या आपकी जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी गोनियोमीटर्स की बात कर ली, रेंज ऑफ मोशन की बात कर ली, अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गोनियोमेट्री को। प्रिंसिपल्स क्या होती हैं गोनियोमेट्री की? सबसे पहले होता है एक्सिस ऑफ द गोनियोमीटर इज प्लेस्ड एट द एक्सिस ऑफ द जॉइंट। ठीक है, एक्सिस कहाँ पर रखेंगे आप? जो एक्सिस आपकी जॉइंट का है, जिस भी जॉइंट में आप मूवमेंट कर रहे हैं वहां पर एक्सिस प्लेस होगा, मतलब फल्क्रम जो है वो वहां पर प्लेस होगा।
मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, आपका पेशेंट एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए। स्टार्टिंग पोजीशन जो सूटेबल है वो लीजिए। सूटेबल स्टार्टिंग पोजीशन का कैसे पता चलेगा, अभी हमने इनिशियली बात की थी, जब आपको रेंज ऑफ मोशन का पता होगा कि रेंज ऑफ मोशन कौन से प्लेन में या कौन से एक्सिस में होने वाली है, तब आप एक सूटेबल स्टार्टिंग पोजीशन डिसाइड कर सकेंगे। ऐसी स्टार्टिंग पोजीशन लेंगे जिसमें कि आपका जो पेशेंट है उसका जब वो मूवमेंट परफॉर्म करेगा तो वो गोनियोमीटर जो है उसकी वजह से उसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सूटेबल आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है उसको आप लेंगे। न्यूट्रल जीरो मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि इनिशियली जो है रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो आपको जीरो से शुरू करनी होती है। मतलब जब आप एल्बो फ्लेक्शन मेजर कर रहे हो तो आपका जो एल्बो है वो कंप्लीटली एक्सटेंडेड होना चाहिए, जीरो रीडिंग होनी चाहिए आपके गोनियोमीटर में, उसके बाद आप फर्दर आगे जाएंगे। The stationary arm is positioned to longitudinal axis of the part proximal to the joint. तो ये हमने बात की थी, जो भी जॉइंट है उसका जो स्टेशनरी आर्म होता है आपके गोनियोमीटर का वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्लेस किया जाता है। मूवेबल आर्म इज पोजीशन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द पार्ट डिस्टल टू द जॉइंट। सो एल्बो की अगर मैं बात करूं तो एल्बो से प्रॉक्सिमल कौन सा पार्ट है, जो मेरे आर्म वाला एरिया है। तो स्टेशनरी आर्म मैंने बोला था ह्यूमरस के अलॉन्ग में प्लेस करूंगी, और मूवेबल आर्म कहाँ पे प्लेस करूंगी, फोर आर्म के पैरेलल प्लेस करूंगी। ठीक है, सो डिस्टल पार्ट के पैरेलल कौन आ गया, मूवेबल आर्म, और स्टेशनरी आर्म कहाँ पे आ गया, प्रॉक्सिमल के पैरेलल आ गया। ठीक है, सो ये आपकी दूसरी चीज होती है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल वेरिएबल शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन। एनवायरमेंटली कोई तरीके के हैम्पर नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल पेशेंट की क्लोथिंग किस तरीके की है, अगर आप पेशेंट को विद क्लोथ्स अगर आप मेजर कर रहे हो तो वो हैम्पर कर सकता है आपकी रीडिंग्स को। क्यों हैम्पर करेगा, क्योंकि आप प्रॉपरली जो एक्सिस है, जो जहां पर आपको फल्क्रम प्लेस करना है, हो सकता है आप उसको मार्क ना कर सको। तो अगर आपका फल्क्रम मूव करेगा तो आपकी जो रेंज ऑफ मोशन की रीडिंग्स है वो भी चेंज हो जाएंगी। या फिर अगर जो पेशेंट है उसने किसी और तरीके का, लाइक फॉर एग्जांपल आपने टॉवल प्लेस कर दिया है, एल्बो की रीडिंग चेक करते टाइम पे आपने नीचे टॉवल प्लेस कर दिया है, उसकी वजह से हैम्पर कर रही है, गोनियोमीटर बार बार उसमें अगर अटक रहा है तो वो भी आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो एनवायरमेंटली हो सकता है आपकी जो जहां पर आपने पेशेंट को ले रखा है वहां पर प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से नहीं आ पाएगा रेंज ऑफ मोशन। तो आपका जो एनवायरमेंट है वो सूटेबल होना चाहिए, उसकी वजह से कोई भी तरीके के हैम्पर नहीं होना चाहिए रेंज ऑफ मोशन। Instruct the patient to avoid trick movements while taking measurement. Trick movements क्या होते हैं, एग्जाम्पल हमने पेशेंट का शोल्डर फ्लेक्शन चेक करना था, पेशेंट ने शोल्डर फ्लेक्शन इनिशियली तो नॉर्मल किया, लास्ट में आते आते क्या किया उसने, थॉरेक्स का जो मूवमेंट है वो भी शुरू कर दिया। सो दैट इज व्हाट अ ट्रिक मूवमेंट। आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो गलत आएगी। आपको पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना है कि जब आप शोल्डर फ्लेक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ शोल्डर का ही करना है, बाकी किसी भी बॉडी पार्ट को आपको मूव नहीं करना है, विदाउट मूविंग एनी अदर बॉडी पार्ट। जो भी उसकी रीडिंग आ रही है वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। लास्ट पॉइंट आता है, स्टेबलाइज द पार्ट प्रॉक्सिमल टू द जॉइंट टू बी मेजर्ड। सो जो भी जॉइंट है प्रॉक्सिमल, जो भी जॉइंट जहाँ पर आपको मेजरमेंट लेना है उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है हमेशा उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आप नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन आप मेजर कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पेशेंट का जो थाई है वो स्टेबलाइज्ड हो, नहीं तो नी फ्लेक्शन के साथ साथ अगर वो थाई में मूवमेंट कर रहा है, अपर पोर्शंस में अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो आपकी रीडिंग्स गलत आ सकती है। ठीक है, सो ये सभी होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गोनियोमीटर जो आपको याद रखने हैं जब आप गोनियोमेट्री कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर पे। तो टेस्टिंग में आज हम अपर एक्सट्रीमिटी जो है उनकी टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है शोल्डर। शोल्डर के अंदर लैंडमार्क्स कैसे लेंगे आप, लैंडमार्क्स के लिए हमारे पास जो रेड डॉट्स दिखा रखे हैं, दीज आर दी लैंडमार्क्स। ठीक है, कौन कौन से, एक तो होता है आपका एक्रोमियन प्रोसेस और दूसरा होता है आपका ग्रेटर ट्यूबरकल। अलग अलग मूवमेंट्स में ये दोनों जो होते हैं लैंडमार्क्स आपको लेने होते हैं। कौन सा कब लेना है वो अभी आगे देखते हैं। अगर हम लोग पेशेंट को सुपाइन में देखें तो यहाँ पर इन्होंने आपको फ्लेक्शन के लिए बता रखा है, दैट इज अ ग्रेटर ट्यूबरकल, और ये इन्होंने आपको एल्बो के लिए बता रखा है, जब आप एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे तो आप कौन से लेंगे, लेटरल एपिकॉन्डाइल एज वेल एज योर ओलेक्ट्रॉन प्रोसेस। ठीक है, सो देखते हैं अभी कौन सा कहाँ पर यूज में लिया जाता है। फाइन, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शोल्डर की बात करते हैं। शोल्डर में सबसे पहले मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं। मूवमेंट्स हमें पता है 6 मूवमेंट्स होते हैं शोल्डर में, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction, lateral rotation that is external and medial rotation that is internal। ठीक है,
फ्लेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो फल्क्रम कहाँ पर रहेगा फ्लेक्शन में, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। सो देखिए यहाँ पर कहाँ पर है ग्रेटर ट्यूबरकल, ये रहा, ये जो रेड डॉट दिखा रखा है ना ऊपर वाला, दिस इज योर ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, तो आपका फल्क्रम यहाँ पर लाई करेगा। उसके बाद आती है स्टेबलाइजिंग आर्म, जो आर्म मेरा स्टेबल है वो कहाँ पर रहेगा, पैरेलल टू द मिड एक्सिलरी लाइन। सो मिड एक्सिलरी लाइन के पैरेलल होगा मेरा स्टेबलाइजिंग आर्म। मूवेबल आर्म कहाँ लगाएंगे, लेटरल मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरस। लेटरल मिड लाइन पे क्यों लगाया, क्योंकि जो ह्यूमरस है वही मेरे पूरे हाथ को फ्लेक्शन में लेकर जाने वाली है, तो मैं लेटरल मिड लाइन देखो मैंने लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल पे फल्क्रम रखा था, दैट मींस कि मूवेबल आर्म भी लेटरल एस्पेक्ट पे ही होगा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा इंटीरियर और लेटरल मिडलाइन पे। लेटरल मिडलाइन का मतलब है साइड से जो आपको दिखाई दे रही है, जो लेटरली आप दिखाई दे रही है। पेशेंट की पोजीशन आप कैसे रखोगे, फ्लेक्शन में ऐसे रखोगे ना, तो आपको आप एंटीरियरली अप्रोच नहीं करोगे, आप पेशेंट को लेटरली जो है अप्रोच कर रहे हो यहाँ पे। सो आपका फल्क्रम यहाँ पर आ गया, मूवेबल आर्म आपका जो आपकी ह्यूमरस है उसकी लेटरल मिडलाइन पे रहेगी। ठीक है, एंड दिस इज योर मिड एक्सिलरी लाइन। तो जो आपका स्टेशनरी आर्म है वो इससे पैरेलल होना चाहिए, मूवेबल आर्म आपका ह्यूमरस से पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, आप इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है फ्लेक्शन की, दैट इज योर 180 डिग्रीज। एक्सटेंशन कैसे करेंगे, प्लेसमेंट सेम होगा। एक्सटेंशन कितना होता है 60 डिग्रीज। क्या फर्क हो जाएगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, फ्लेक्शन में पेशेंट सुपाइन था, एक्सटेंशन में आपको पेशेंट को कैसे रखना पड़ेगा, प्रोन रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन तो पीछे होता है ना, तो पीछे करने के लिए आपको एक्सटेंशन में प्रोन रखना पड़ेगा। हम लोग पेशेंट पोजीशन देख लेते हैं एक बार। फ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा पेशेंट का। ठीक है, पेशेंट सुपाइन है, आपने मिड एक्सिलरी लाइन के अलोंग स्टेबलाइजिंग आर्म रखा, दिस इज योर पोजीशन ऑफ द फल्क्रम एंड दिस इज योर मूवेबल आर्म। आप मूव करते जाओगे जैसे जैसे ह्यूमरस मूव करेगी। एक्सटेंशन के केस में पोजीशन सेम है, पेशेंट प्रोन है, पेशेंट हाथ को ऊपर उठाएगा एंड आपका मूवेबल आर्म भी इसके साथ साथ ऊपर जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसका फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मेजर कर सकते हो। रेंजेस कितनी है हमारे पास जो कि हमें याद रखना है, दैट इज व्हाट 180 डिग्रीज एंड योर 60 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अबडक्शन एंड अडक्शन पर। अब देखिए अबडक्शन के लिए हमारी फल्क्रम कहाँ हो जाएगी। अब आप एक बार खुद ही सोच के देखो कि अगर आपने ग्रेटर ट्यूबरकल पे अबडक्शन के लिए फल्क्रम को रख दिया तो क्या आप रेंज ऑफ मोशन मेजर कर पाओगे, नहीं कर सकते। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, हमने आपको क्या बोला था कि भाई जब आप अबडक्शन करेंगे दैट मीन्स आप साइडवेज मूवमेंट कर रहे हो, तो साइडवेज मूवमेंट करने के लिए आपको एंटीरियरली आगे की तरफ अपना फल्क्रम रखना पड़ेगा, ताकि जो साइड मूवमेंट्स है उनको आप उसमें आप जो मूवेबल आर्म है उसको मूव कर सको। अगर आपने साइडवेज मूवमेंट में साइड में ही फल्क्रम रख दिया तो मूवेबल आर्म कहाँ जाएगा, है ना, तो इसीलिए एंटीरियरली प्लेस करना होगा। दैट मीन्स आपका फल्क्रम एंटीरियरली, हमने कौन सी लैंडमार्क पढ़ी थी, एक्रोमियन प्रोसेस पढ़ा था, तो आपका जो फल्क्रम है वो कहाँ आ जाएगा, एक्रोमियन प्रोसेस पे। स्टेबलाइजिंग आर्म कहाँ चला जाएगा, पैरेलल टू द मिडलाइन ऑफ द स्टर्नम। अब स्टर्नम जो है उसके जो मिडलाइन के पैरेलली आपका जो है स्टेबलाइजिंग आर्म जाएगा एंड मूवेबल आर्म कहाँ जाएगा, आपका एंटीरियर मिडलाइन ऑफ द ह्यूमरस पे। अब यहाँ पर चेंज हो गई है, बात मिडलाइन की ही है, लेकिन फ्लेक्शन एक्सटेंशन में लेटरल मिडलाइन की बात की थी, यहाँ पर आपने एंटीरियर मिडलाइन की बात की है। क्यों एंटीरियर मिडलाइन की बात करी है, क्योंकि आप अबडक्शन कर रहे हो, आप साइडवेज मूवमेंट कर रहे हो, तो आपको पेशेंट को कहाँ से असेस करना पड़ेगा, एंटीरियरली असेस करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसका डायग्राम देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये है पेशेंट का स्टर्नम, जहाँ पे अभी एल्बो ये एरो मूव कर रहा है। सो पेशेंट की स्टर्नम के पैरेलली मेरा स्टेबलाइजिंग आर्म है। फल्क्रम कहाँ है मेरा, एक्रोमियन प्रोसेस पे। मूवेबल आर्म कहाँ पर है मेरा, ह्यूमरस की एंटीरियर मिडलाइन पे। सामने से जब मैं ह्यूमरस को देख रही हूँ तो जो मुझे मिडलाइन दिख रही है वहां पर मेरा इसका ये है, क्या बोलते हैं इसको, मूवेबल आर्म है। ठीक है, सो ये आप जब मूवमेंट करोगे तो अब क्या होगा, आप जैसे जैसे पेशेंट इसको ऊपर लेकर जाएगा वैसे वैसे मेरा जो मूवेबल आर्म है वो इसके साथ साथ जाता है। ठीक है, सो ये है आपका अबडक्शन के बारे में। इसका रेंज कितना होता है अबडक्शन का, अबडक्शन का रेंज होता है आपका 180 डिग्रीज। करते हैं बात अडक्शन की, तो अडक्शन हम लोग एज सच मेजर नहीं करते, क्योंकि अडक्शन क्या होता है, फुल अबडक्शन से स्टार्टिंग पोजीशन पे आना इज कंसिडर्ड एज अडक्शन। लेटरल रोटेशन की बात करें, एक्सटर्नल रोटेशन, फल्क्रम कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोसेस पे। हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए
यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोसेस की बात की थी, ये है आपका इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। सो आपका जब आप लेटरल एंड मीडियल रोटेशंस चेक करते हो तो आपकी जो गोनियोमीटर होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन प्रोसेस पे प्लेस्ड होती है, ठीक है। फाइन। इलेक्ट्रॉन प्रोसेस पे आपकी फल्क्रम आ गई। स्टेबलाइजिंग आर्म कहाँ पर आएगी? पैरेलल विद द फ्लोर, फ्लोर के पैरेलल आपने इसको रखना है स्टेबलाइजिंग आर्म को। मूवेबल आर्म आपका अल्ना के साथ में मूव होता है, ठीक है। अल्ना के साथ में क्यों मूव होता है वो भी बताते हैं। ये देखिए, जब आप पेशेंट को लेटरल एंड मीडियल रोटेशन जब आप चेक कर रहे हैं उस टाइम पे आपने स्टेबलाइजिंग आर्म को रखा, आपने फल्क्रम को प्लेस किया इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आपको बाहर की तरफ से कौन सी बोन दिखाई देगी? आपको अल्ना दिखाई देगी लिटिल फिंगर की तरफ। तो आपने जो मूवेबल आर्म है उसको अल्ना के अलोंग प्लेस किया और आप उसका एक्सटर्नल एंड मीडियल रोटेशन जो हो रहे हैं उसको आप चेक कर सकते हो। रेंजेस कितनी होती हैं दोनों की? लेटरल रोटेशन की अगर बात करें तो 90 डिग्रीज होती है, एंड अगर मीडियल रोटेशन की बात करें तो दैट इज 70 डिग्रीज। दोनों के अंदर जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। सो ये हुआ आपके शोल्डर के बारे में कि शोल्डर में किस तरीके से रेंज ऑफ मोशन चेक किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं एल्बो एंड फोरआर्म के ऊपर, ठीक है। अब एल्बो एंड फोरआर्म की जब आप बात करते हैं तो लैंडमार्क्स क्या हो जाते हैं? लैंडमार्क सबसे पहला जो दिखा रखा है दैट इज योर लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस एंड अल्नार स्टेलॉइड प्रोसेस, ये दोनों कब काम आएंगे? जब आपने सुपिनेशन एंड प्रोनेशन चेक करना है। एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल कब आएगा? जब आपने फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन चेक करना है। मूवमेंट कौन कौन से? 4 मूवमेंट्स की बात करें हमने, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। सो यहाँ पर देखिए एल्बो साथ साथ फोरआर्म के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। सो फल्क्रम फ्लेक्शन में कहाँ रखा जाएगा? लेटरल एपिकॉन्डाइल पे। मूवेबल आर्म कहाँ होगा? लेटरल मिडलाइन ऑफ द ह्यूमरस पे। वापस हम लेटरल मिडलाइन ऑफ द ह्यूमरस पे आ गए हैं, जो हमने अभी आपका जब शोल्डर की बात कर रहे थे तभी भी हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए लेटरल मिडलाइन लिया था। स्टेबलाइजिंग आर्म में लेटरल मिडलाइन ऑफ द रेडियस। इनिशियली जब मैंने एग्जांपल लिया था तभी भी कुछ ऐसा ही बताया था, फोर आर्म के लेटरली प्लेस करते हैं तो वही चीज आ गई। नॉर्मल रेंज कितनी होती है फ्लेक्शन की? 140 डिग्रीज। रेंजेस पे ध्यान दीजिएगा, रेंजेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो याद होनी चाहिए हमको। सो दैट इज 140 डिग्रीज। एक्सटेंशन 0 डिग्रीज होता है, प्लेसमेंट सेम होते हैं। प्रोनेशन की बात करें, पहले चलिए इसकी डायग्राम देख लेते हैं। सो दिस इज योर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। आप किस तरीके से चेक करते हो? ये देखिए फल्क्रम रखा आपने लेटरल एपिकॉन्डाइल पे। स्टेबल आर्म कहाँ पर है? लेटरल मिडलाइन ऑफ द दिस आर्म रीजन, ह्यूमरस का लेटरल मिडलाइन। ये जो है आपका मूवेबल आर्म है, ये आपके जो फोर आर्म है उसके लेटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, लेटरल मिडलाइन ऑफ द रेडियस पे, ठीक है। इसकी रेंजेस कितनी होती है? 140 एंड 0 डिग्रीज। प्रोनेशन की बात करते हैं, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ये फोर आर्म में हो रहे हैं, फोर आर्म जॉइंट्स जो होते हैं वहां पर होते हैं ये, लेकिन इनके भी हम रेंज ऑफ मोशन कैसे चेक करते हैं? सो फल्क्रम जो होता है वो प्लेस किया जाता है लेटरल एंड प्रॉक्सिमल टू दी अल्नार स्टाइलर प्रोसेस। आप अल्नार स्टाइलर प्रोसेस जो है उसको देखिए, ठीक है, मीडियली प्रेजेंट होगा अल्नार। सो अल्नार पे आपने क्या किया? फल्क्रम को प्लेस किया। मूवेबल आर्म को रखा आपने डोर्सल सरफेस ऑफ द फोर आर्म पे, ठीक है। डोर्सल सरफेस ऑफ द फोर आर्म के अलोंग आपने मूवेबल आर्म को प्लेस किया। स्टेबलाइजिंग आर्म जो होता है दैट इज पैरेलल टू एंटीरियर मिडलाइन ऑफ द ह्यूमरस, पैरेलल टू द एंटीरियर मिडलाइन। एंटीरियर मिडलाइन जो होगी ह्यूमरस के उसके पैरेलली आपको स्टेबलाइजिंग आर्म को प्लेस करना है। रेंज कितनी होती है? 40 डिग्रीज होती है। एक बार डायग्राम देखते हैं आपका। देखिए इस तरीके से आपको प्लेस करना है। फल्क्रम आपने रखा अल्नार स्टाइलर प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। लिटिल फिंगर की तरफ जो है दैट इज योर फल्क्रम। स्टेबल आर्म रखा आपने अल्ना के ह्यूमरस के पैरेलली, ठीक है। और आपने मूवेबल आर्म जो है इसको आप मूव करेंगे जैसे जैसे आपका हैंड प्रोनेशन में जाएगा। जस्ट इससे अपोजिट आपका जब आप सुपिनेशन चेक करेंगे तब हो जाएगा। यहाँ पे जो फल्क्रम है ये जस्ट अपोजिट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है उसमें। सुपिनेशन के टाइम पे फल्क्रम इज मीडियल एंड प्रॉक्सिमल टू द अल्नार स्टाइलर प्रोसेस, अल्नार से मीडियली आ चुका है। डोर्सल सरफेस ऑफ द फोरआर्म पे मूवेबल आर्म होगा। स्टेबलाइजिंग आर्म जो होता है दैट इज अक्रॉस वेंट्रल सरफेस ऑफ द फोरआर्म। रेंज कितना होता है? नॉर्मल रेंज इज 80 डिग्रीज, ठीक है। सो ये आपका प्रोनेशन एंड सुपिनेशन के बारे में है। इस तरीके से प्लेसमेंट्स होते हैं, डायग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिस्ट के ऊपर। रिस्ट की अगर बात करें तो रिस्ट के अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल एंड अल्नार डेविएशंस। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए आप लोग प्लेसमेंट्स कहाँ पर करेंगे? इसमें
लेटरल एस्पेक्ट जो होता है वहां पर आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। जो आपका स्टेबल आर्म होगा वो कहाँ पर होगा, वापस से लेटरल मिडलाइन जो है फोर आर्म की वहां पर होगा। फल्क्रम आपका लेटरल साइड ऑफ द रिस्ट पर होगा एंड मूवेबल आर्म जो होगा वो आप लिटिल फिंगर के अलॉन्ग प्लेस करेंगे एंड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन दोनों रेंजेस जो है आप उसको चेक कर सकते हो। जो प्रोसेस रेडियल एंड अल्नार डेविएशंस जो होते हैं उनके साथ में आप लोग कैसे करेंगे, जो आपका डोर्सल फोरआर्म होता है उसके मिडलाइन के अलॉन्ग आपने स्टेबल आर्म को रखा। फल्क्रम जो होता है वो आपका रिस्ट जॉइंट पर प्लेस होता है सेंट्रली एंड जो आपका मूवेबल आर्म होता है वो आपका थर्ड जो मेटाकार्पल होती है उसके अलॉन्ग प्लेस किया जाता है एंड इसके अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रेडियल एंड अल्नार डेविएशंस जो होते हैं उसको चेक कर सकते हैं। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, मेटाकार्पस एंड फेलेंजियल्स, यहाँ पर जो जॉइंट्स बनता है यहाँ पर जो यूज किए जाते हैं दोज आर फिंगर गोनियोमीटर्स। जो छोटे फिंगर गोनियोमीटर्स होते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए चेक कर सकते हैं एंड वापस से आप अबडक्शन एंड अडक्शन के लिए इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, इनकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन की अगर बात करें तो फिंगर रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो हम लोगों ने अभी तक देखिए जितनी भी रेंज ऑफ मोशन ली है वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का जो है उसके अकॉर्डिंग लिए हैं सारी रेंज ऑफ मोशन हम लोगों ने। फिंगर रेंज ऑफ मोशन की अगर बात करें तो एमसीपी जॉइंट पे फ्लेक्शन कितना होता है 90, एक्सटेंशन इज 45 डिग्रीज। पीआईपी पे बात करें दैट इज प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स पे फ्लेक्शन इज 100, एक्सटेंशन इज 0। डीआईपी पे जॉइंट बात करते हैं तो फ्लेक्शन इज 90 एंड एक्सटेंशन इज 0। ठीक है, थंब की जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है इन सभी से। थंब के अंदर आपको पता होगा जो प्लेन होता है वो भी डिफरेंट होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन का, तो इसीलिए जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो भी ऑल्टर करती है। सीएमसी पर अगर बात करते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन इज 15 एंड 20 डिग्रीज। एएमए दैट इज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग दिस इज 35 डिग्रीज। एमसीपी की अगर बात करें तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज 50 डिग्रीज एंड 0। एएमए के अकॉर्डिंग 60 एंड 40 डिग्रीज। आईपी की अगर बात करो इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे दैट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज 80 एंड 20 डिग्रीज। एएमए के अकॉर्डिंग 80 एंड 30 डिग्रीज। फाइन, सो आज के लिए दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। We have discussed about upper extremities, lower extremities and your spine. I'll be taking in the next class. So if you people have any doubts, we can discuss those. Pronation and supination. Okay, fine. देखिए, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन जब आप कर रहे हैं तो आपका जो इसका प्लेसमेंट है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हम लोग टेबल में देखते हैं प्रोनेशन जब आप चेक कर रहे हैं तो फल्क्रम जो है दैट इज लेटरल एंड प्रॉक्सिमल टू दी अल्नार स्टाइलर प्रोसेस। दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका जो फल्क्रम है वो आप रेफरेंस कहाँ पर रख रहे हैं, अल्नार स्टाइलर प्रोसेस के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, प्रोनेशन इज फॉर प्रोनेशन जब आप चेक करोगे तो आप लेटरल एंड प्रॉक्सिमल रखोगे, सुपिनेशन के टाइम पे उसको मीडियली शिफ्ट किया जाएगा। मूवेबल आर्म जो होता है दैट इज डॉर्सल सरफेस ऑफ द फोर आर्म पे। ठीक है, फोर आर्म का जो डॉर्सल सरफेस है जो आपके सामने अभी है उसके ऊपर आपने मूवेबल आर्म को रखना है। जो स्टेबलाइजिंग आर्म होता है दैट इज पैरेलल टू एंटीरियर मिडलाइन ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, और जब आप सुपिनेशन चेक कर रहे हो तो दैट इज अक्रॉस वेंट्रल सरफेस ऑफ द फोर आर्म पे। सो अभी देखिए आप, ये सुपिनेशन ये प्रोनेशन का है एंड दिस इज फॉर सुपिनेशन। तो आप किस तरीके से चेक कर रहे हो, आपकी जो इनिशियल पोजीशन होती है वो आपकी मिड वाली रहती है। ठीक है,
मिड में आपको रखना है इसको सबसे पहले तो। उसके बाद में आपको अल्ना स्टाइलर प्रोसेस लोकेट करेंगे आप। अल्ना स्टाइलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको फल्क्रम को प्लेस करना है, ठीक है। आपका जो मूवेबल आर्म होगा वो आपने रखना है, और फिर स्टेबलाइजिंग आर्म रखना है। मूवेबल आर्म जो होगा उसको आप प्लेस करोगे जब जैसे जैसे आपका, जब आप प्रोनेशन के साथ में जाओगे तो आपका मूवेबल आर्म जाएगा। जब आप सुपिनेशन के लिए जाएंगे तो आपकी जो मूवेबल आर्म है वो सुपिनेशन के लिए जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो आपको चेक कर सकते हो आप जब आप प्रोनेशन एंड सुपिनेशन करते हो। रिस्ट ज्वाइंट नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, जब आप फ्लेक्शन करते हो तो दैट इज अराउंड 70 to 73 डिग्रीज। एक्सटेंशन के लिए 71 डिग्रीज कंसिडर किया जाता है। रेडियल इज 20 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज इज फॉर अल्नर डेविएशन। आई एम सॉरी, मैं वो स्लाइड ऐड करना इसमें रह गया था। सो दीज आर द नॉर्मल रेंजेस फॉर रिस्ट ज्वाइंट। एनीथिंग एल्स? Sir, I think we are done for today. Hello, sir, are you there?